today we will discuss the chapter biotechnology principle and process. बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या टाइप्स आती हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। कि अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि एफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो बेटा आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक की खास बात यह है कि यहाँ पर बेटा कोई भी अनडिजायर्ड हमें कैरेक्टर नहीं मिलता। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो एनसीईआरटी माइंड मैप के अंदर बेटा आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों ही चैप्टर्स बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, बड़े ही मजेदार है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो बेटा हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या टाइप्स आती हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, सिंपली मैं आपको बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी मतलब बेसिस है, जैसे कि कोविड के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, वैक्सीन्स बनाई हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से एक्चुअली में फंक्शन होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग मैं बताऊं, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज करना है हमें, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, टेक्निक्स का यूज करके हमें ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा दो टाइप की बायोटेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का नाम है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भाई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि हमें मतलब फुल ऑर्गेनिज्म लेना है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो पूरा का पूरा हम ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। सिंपल अगर मैं मीनिंग बताऊं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आपने अपने घरों में देखा होगा, ठीक है, मम्मी को दही जमाते, दादी को दही जमाते, मतलब कि जो मिल्क है, मिल्क को अगर हम कर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो बेटा हम हल्का सा खट्टा डालते हैं, ठीक है। उस खट्टेपन के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। तो मतलब हमने पूरा के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यूज किया है, इसको हम बोलते हैं बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ऑलराइट। और इसका प्रोडक्शन बिल्कुल स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता, मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर जीन लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेल लेते हैं, ठीक है। और मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमें यूज नहीं करना, जैसे कि हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स यानी कि हमने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कर लिया था, ठीक है। तो ओल्ड जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। लार्ज स्केल के अंदर मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कोई वैक्सीन बनानी है, ठीक है, जैसे कोई वैक्सीन यहां पर बनानी है, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, ये सारी की सारी जो चीजें बेटा, ये सारी की सारी चीजें आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है। कोई जीन सिंथेसाइज करना है, डीएनए वैक्सीन बनाने हैं, कोई जीन करेक्ट करना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे बेटा अल्कोहल बनाना, ठीक है, कर्ड बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सिंपल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें यूज करना है जिससे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएं जो हमारे लिए वैल्यूएबल
हों, हमारे लिए काम के हों, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं। अगर मैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां पर बेटा एक पर्टिकुलर जीन की हमें जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने ना इंसुलिन बनाना है, ठीक है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमने ले लिया, एक उसके अंदर होस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जीन जब होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट बनेगा तब उसका जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो इसके साथ साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी क्या करेगा बेटा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोई पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं लिया, इसके अंदर बेटा हमने एक पर्टिकुलर जीन को ले लिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, ईएफबी ने क्या किया, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो बेटा आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली तो बात बेटा यहां पर आपको आनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा क्या हुआ कि इन्होंने जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी प्लस जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों डेफिनेशन को क्या कर दिया बेटा, मर्ज कर दिया और एक नई डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की ईएफबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। देखो हमें मतलब ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने, तो इसके लिए हमें टेक्निक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो कहां से मिलेंगी, फिजिक्स से मिलेंगी, केमिस्ट्री से मिलेंगी, ठीक है। सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ले लिया तो इसका मतलब है ये कौन सी बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। और सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, यानी कोई हम सेल ले सकते हैं, कोई जीन ले सकते हैं, और मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग हम ले सकते हैं, पॉलीसैकेराइड हम ले सकते हैं, ठीक है। और हमें कैसे क्या मिलेंगे बेटा, हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें मिलेंगी। तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने तो दोनों ही जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। किस किस को बेटा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी को। क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर लिया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई, यानी कि वहां से तो हमें टेक्निक मिल जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर लिया, तो ये किसके अंदर आ गया, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कोई सेल ले लिया, कोई मतलब पार्ट ले लिया, कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग ले लिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जीन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, और हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहां पर बनाने हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो ये था बेटा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, बेसिक था, कॉन्सेप्ट था। अगर मैं बात करती हूं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल है, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के ना दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा है बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है बेटा, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, एक हमें पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, वो हमने क्या कर लिया, होल सेल के अंदर डाल दिया। अब जो होल सेल का क्या हो गया बेटा, मतलब फिनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि हम एक जस्ट सपोज यहां पर और डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि इट इज द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री है जेनेटिक मटेरियल की, वो चेंज कर दी और इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये होल सेल का क्या हो गया बेटा, फिनोटाइप, जो होस्ट सेल का फिनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की, और इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल के अंदर टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट सेल, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोटेक की एक खास बात है, बायोटेक की खास बात क्या है बेटा, बायोटेक की खास बात यह है कि यहां पर बेटा कोई भी अनडिजायर्ड हमें कैरेक्टर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा हमें जो यूजफुल कैरेक्टर के साथ साथ डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन यहां पर हम एक पर्टिकुलर जीन लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जीन ही इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। हम पूरी की पूरी कहानी डिटेल के अंदर करने वाले, ठीक है। तो यहां पर मतलब मेंटेनेंस होना चाहिए किसका, स्टेराइल एनवायरमेंट का, ठीक है।
स्टराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसका मतलब हमें कोई भी जो कि अनडिजायर्ड हमें कैरेक्टर ना मिले, ठीक है। माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग को बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर इसके अंदर आता है। इसके अंदर आते हैं जैसे बेटा एंटीबायोटिक्स बनाना, वेक्टर्स, एंजाइम, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, तो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। देखो नॉर्मली क्या होगा बेटा, ई कोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस कर दे ई कोलाई के अंदर, तब ई कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है अब ई कोलाई जो होस्ट सेल है, इसकी क्या चेंज हो गया? इसका हो गया फिनोटाइप चेंज, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, किसको हमने आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायर्ड जीन। ए पर्टिकुलर डीएनए के अंदर क्या होगा बेटा? डिजायर्ड जीन होगा, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोड्यूस करना है इस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, और मेंटेन करना है दिस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। एक पर्टिकुलर डीएनए लिया, वहां से एक डिजायर्ड जीन लिया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इस होस्ट सेल के अंदर। अब यहां पर मेंटेन करना है होस्ट सेल का। अब इंट्रोड्यूस कर दिया हमने डिजायर्ड जीन होस्ट सेल के अंदर, और हम अब चाहते हैं ये जो पर्टिकुलर जीन है होस्ट सेल के बेटा डीएनए का पार्ट बन जाए, कि जब होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी तो हमारा डिजायर्ड जीन भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और हमें लार्ज अमाउंट के अंदर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के 3 बेसिक स्टेप्स हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो बेटा 3 टूल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यहां पर देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से टूल देखेंगे? एक तो पहला बेटा एंजाइम्स देखेंगे, फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स की, फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट की, फिर हम बात करेंगे किसकी? कॉम्पिटेंट होस्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि यहां पर आप देख लो, जो मेन तो बेटा हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करेंगे, लाइगेज एंजाइम की बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स की हम यहां पे बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर है PBR 322 और कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। किस तरीके से इस एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम का काम क्या हुआ? एंजाइम का क्या काम हुआ बेटा? पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें एंजाइम्स की मदद से ले लिया, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके अंदर डाल दिया बेटा? होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये वेक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन होस्ट सेल को फिर हमें मनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर एंजाइम्स की मदद से, हमें एंजाइम्स की मदद से भाई जो भी पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने क्या कर लिया बेटा? आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। पहले तो होस्ट सेल को मनाना भी पड़ेगा, और किसकी मदद से करेंगे? वेक्टर्स की मदद से करेंगे। तो ये सारी की सारी किसकी कहानी है बेटा? ये सारी की सारी कहानी है आपकी जो टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज, हर एक इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह पर, अलग अलग हर एक का रोल है, लेकिन भाई जब तक आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, आगे की आप कहानी करके क्या करोगे? क्या मेरी बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रोल है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियसेस की। वैसे तो अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा कैसे, मैं वो बताती हूं, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जैसे कि कोई भी आपने यहाँ पे जस्ट प्लांट सेल ले ली, ठीक है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन। जैसे कि भाई ये मैंने एक प्लांट सेल ले ली, ठीक है। प्लांट सेल ले ली। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट के पास, तो सेल वॉल भी होगी बेटा, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया बेटा? डीएनए हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? डीएनए हो गया, ठीक है।
आप देखो, हमें इस डीएनए के पास ही कहीं ना कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा। अब इस डीएनए के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई का मतलब है बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, यहीं पर प्रेजेंट होंगे क्या, यहीं पर प्रेजेंट होंगे आरएनए, और यहीं पर बेटा दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, आरएनए, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगी, प्रोटीन, यहीं पर क्या होगी बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहां पर शुरुआत कहां से हो रही है, ठीक है, यहां पे शुरुआत हो रही है कि अब हमें यहां से डीएनए, ठीक है, डीएनए यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड से बेटा हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये वाले जो स्टेप्स है बेटा आगे भी आएंगे। अगर मैं नॉर्मली अभी बता दूं आपको, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए सेलुलोज की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए बेटा लाइपेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए भी आपको लाइपेज और प्रोटीन की यहाँ पे जरूरत प्रोटीएज की जरूरत पड़ेगी। आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आखिर में जाके आपको क्या मिलेगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वहां से हमें अपना पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जस्ट स्टोरी तो बेटा मैंने आपको अभी के लिए समझाई थी। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। तो मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्लीवेज करता है न्यूक्लिक एसिड की। अब ये दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो एक्सोन्यूक्लियस हो गया, दूसरा हो गया एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है कि कोई भी, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब नाम आपको बता रहा होगा कि न्यूक्लिक एसिड को मतलब रिमूव द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द टर्मिनल एंड। ठीक है, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो एंड के बजाय से बीच से अगर कट लग रहा है तो एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस के अंदर आता है बेटा जो हमारे काम की बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात है बेटा, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या हो गया बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो एक्सोन्यूक्लियस मतलब रिमूव करेगा न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द टर्मिनल एंड, एंडोन्यूक्लियस रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द विद इन द डीएनए। ठीक है, अब इसी के अंदर एंडोन्यूक्लियस के अंदर ही आता है एक बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बेटा एक पर्टिकुलर साइट पे कट लगाएगा, और पर्टिकुलर साइट पे कट लगाएगा तभी हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां से मिले, किस तरीके से इसकी डिस्कवरी होगी, अब हम ये बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी बात हम समझते हैं। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है बेटा, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, अब मेरी बात सुनो। जैसे कि एक ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये है बेटा एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है बेटा ये। ठीक है, अब इसके पास इसका क्रोमोसोम है, इसका क्या है, क्रोमोसोम है। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं यहां पर एक है बेटा बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है यहां पर रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के पास दो सेट ऑफ एंजाइम है। प्रोकैरियोट्स के पास टू सेट्स ऑफ एंजाइम है। कौन सा बेटा, एक सेट ऑफ एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट लगाएगा। किस तरीके से कट लगाएगा, अब मेरी बात सुनो।
जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट बोलो या फिर आप क्या बोलो बेटा, इसको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलो, और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ये क्या लगाता है, कट लगाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है बेटा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज सेम व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं भाई, चाहे आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम लो, ठीक है, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम लो, ठीक है। अगर यहां पर EcoR1 की बात कर रही हूं मैं, तो GAATTC इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। G पेयर विद द C, A पेयर विद द T, T पेयर विद द A एंड C पेयर विद द G, ठीक है। अब मेरे यहां पे बात सुनो, ठीक है। तो GATTC, GAA क्या है बेटा, TTC, ऑलराइट। तो G ऑलवेज पेयर विद द C, A ऑलवेज पेयर विद द T, और मतलब G ऑलवेज पेयर विद द C विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, A ऑलवेज पेयर विद द T विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो EcoR1 है बेटा, ये लगाएगा कट G और A के बीच में, ठीक है। तो GAATC को चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या है बेटा, सेम है। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या होगी बेटा, यहां पर सेम होगी। जैसे कि GAATTC, और ये जो EcoR1 है, G और A के बीच में ही क्या लगाएगा, कट लगाएगा, ठीक है। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ना अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है, और पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर ही कट लगाएगा। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम GATTC के बीच में कट लगाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है, और यहां पर जी सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है। तो G और A के बीच में कट लगाएगा। इसका मतलब इसका जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया की सेल को डैमेज करता, इसको इसने फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब सेल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या GAATTC सीक्वेंस यहां पर नहीं हो सकती, GAATTC सीक्वेंस यहां पर नहीं हो सकती? तो क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस G और A की सीक्वेंस को नहीं पहचान सकता? बिल्कुल पहचान सकता है। तो इसके पास एक दूसरा सेट ऑफ एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेज, और ये जो मिथाइलेज है, ये क्या करेगा, ये मिथाइलेज ऐड करेगा मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को यहां पर ऐड करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब सपोज इसने ये सीक्वेंस के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसका रूप बदल दिया। अगर इसका रूप बदल दिया तो ये अब अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम को तो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, बहुत शाना है, अपने को तो बचा लिया बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप। लेकिन GATTC सीक्वेंस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल में मिली, तो यहां पर इसने कट लगा के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां पे मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई कि 1963 के अंदर, ठीक है, 1963 के अंदर 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिशिया कोलाई वर आइसोलेटेड, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मिथाइलेज, दूसरे को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक दूसरा नाम है बेटा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। तो एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा अपने क्रोमोसोम के ऊपर, ऐड मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल DNA, और दूसरा क्या करेगा, जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये उसको मतलब बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को फ्रैगमेंट के अंदर ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे लिखवा दी है। जैसा कि मैंने बताया था, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, चाहे आप इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज सेम, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके अलावा हमें DNA पॉलीमरेज भी चाहिएगा बेटा, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एग्जिस्टिंग टेम्पलेट DNA के ऊपर ऐड करे, और दूसरा बेटा लाइगेज एंजाइम भी चाहिएगा,
करेगा, ठीक है। ये जो लाइगेज एंजाइम है, ये इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ग्लू, जो कि मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कहानी थी टूल्स की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक 200 मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट किया गया है फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या है बेटा, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे मैंने EcoR1 के बारे में बताया था, तो फर्स्ट नेम कहां से आएगा, जीनस यानी कि शीर्षिया, सेकंड और थर्ड लेटर आएगा बेटा स्पीशीज से, यानी कि CO मतलब कोलाई, और आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ लेटर आएगा बेटा, ये आपको स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से बेटा किस नंबर पर इसको आइसोलेट किया। ये जो रोमन जो लेटर है ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इस किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, मैं यहां पे बताती हूं। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की पूरी लेंथ को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। फिर ढूंढेगा अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और जैसे ही इसको GATTC सीक्वेंस मिली, EcoR1 का ही एग्जांपल ले रहे हैं, और EcoR1 के लिए जो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है वो क्या है, GATTC, ठीक है, GATTC है। अब ये जो GATTC सीक्वेंस है, इसके G और A के बीच में कट लगेगा ऑन द बोथ द स्ट्रैंड, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहले तो फंक्शन वर्किंग किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये जो वर्किंग है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, ये मैं आपको बता रही हूं कि इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पहले लेंथ डीएनए की सीक्वेंस पूरे की पूरे जो लेंथ है डीएनए की उसको इंस्पेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा बेटा, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको कट करे, मतलब ढूंढेगा, फिर दोनों स्ट्रैंड के ऊपर क्लीव करेगा, ठीक है, और हमें मिलेंगे ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो देखो ये, और एक बात ध्यान रखना, जो वेक्टर जो डीएनए है और जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, देखो जो वेक्टर डीएनए है, और वेक्टर का मतलब अभी आप ये मतलब समझ लो, वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसकी खास बात है कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, भाई ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और इसका ये तो खुद का क्रोमोसोम हो गया, और ये क्या हो गया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अब यहां पर जब सपोज इसको कट लगाना है, इसके ऊपर भी तो कट लगेगा, और तभी तो यहां पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, और ये क्या है बेटा, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। ये देखो जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी कि जस्ट सपोज हम अगर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर ले, तो हो सकता है जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बन जाए, जब ये रेप्लिकेट करे तो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिले, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो चांसेस है ना बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये जो मैं ऐसे बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, सीजर ली, इसको यहाँ से कट किया, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल को खोला, उसके अंदर प्लाज्मिड के साथ ऐसे ग्लू लगा के चिपका दिया, और वो मल्टीप्लाई करेगा, और हमें अपने मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए हम चांस नहीं लेते कि वो जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, हम ऑलरेडी इसको जुड़ा के भेजते हैं, ठीक है। तो बेटा तभी तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करेंगे, वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे। ध्यान रखना, वेक्टर डीएनए जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होगा, उसी से हमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, जिस डीएनए से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उससे कट करना है, ठीक है। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, ठीक है, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है, EcoR1 से कट करना है, हमें ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड मिलेंगे, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे बेटा, और इसको डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से हमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला, ठीक है। इस तरीके से हमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला, ठीक है।
तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, वर्किंग ऑफ एंजाइम्स की, ठीक है, यानी कि वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो लाइगेज क्या होता है बेटा, लाइगेज व्हेन द सोर्सेज ऑफ डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो हमें स्टिकी एंड्स मिलते हैं, ठीक है, और ये जो स्टिकी एंड्स है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं बेटा, ऑलराइट, और इनको लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है with the help of phosphodiester bond, ठीक है, with the help of phosphodiester bond, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा स्टैनले कोहेन और हर्टबर्ट बॉयर ने 1972 के अंदर बनाया। कब बनाया, 1972। साइंटिस्ट का नाम जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, दैट इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बेटा यूज किया, ठीक है, टाइफीम्यूरियम, ऑलराइट। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, और बेटा जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, और इसी का प्लाज्मिड ले लिया, दोनों को ज्वाइन करा दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर बेटा, एशेरिशिया कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जो कि स्टैनली कोहेन और हर्टबर्ट बॉयर ने 1972 के अंदर बनाया था। क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोनिंग वेक्टर्स की, तो एंजाइम्स की तो बेटा हमने बात कर ली है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने यहाँ से न्यूक्लियस से ही करी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमने बात करी है, लाइगेज के अंदर बारे में बात करी है। ये याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर है, ये हम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द मॉलिक्यूलर ग्लू इज लाइगेज एंजाइम, ठीक है, ऑलराइट। Vectors are a vehicle that delivers the foreign DNA into the recipient cell. Vectors used at present are engineered in such a way that they are help easy linking of the foreign DNA and selection of the recombinant and the non-recombinant. देखो वेक्टर का मतलब क्या है, ये एक जीन टैक्सी है, वेक्टर का बेटा एक दूसरा नाम भी क्या है, जीन टैक्सी, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये ले जाने में हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। मतलब ये व्हीकल है कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, अपने साथ अटैच किया और ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो जो आइडियल जो क्लोनिंग वेक्टर है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली बात, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ऑरआई साइट होना चाहिए जिससे हम अपना फॉरेन जीन अटैच कर दें और फिर वो क्या करे बेटा, रेप्लिकेट करे, ठीक है। दूसरा होना चाहिए छोटा साइज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड होना चाहिए बेटा, थर्ड क्या होना चाहिए कि हर एक जो क्लोनिंग वेक्टर है ना, एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने चाहिए, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए ये बताने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, ठीक है। तो सब ये चार आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओराई साइट, ये बेटा सीक्वेंस है किसके, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ठीक है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अपना बेटा क्या करेंगे हम, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो इसके साथ लिंक कराएंगे, तभी बेटा यहां से वहीं जब हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ओराई साइट के ऊपर अटैच करेंगे, लिंक कराएंगे, तभी जो यहाँ पर जो एंजाइम्स है बेटा, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करेंगे और यहाँ पर फिर रेप्लिकेशन शुरू होगी। दूसरा बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। नॉर्मल ई कोलाई सेल है, डू नॉट शो एनी रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। जो सिलेक्टेबल मार्कर्स बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है
दे आर रेजिस्टेंट जीन। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है बेटा, ये किसकी तरह यूज करते हैं हम यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। हम किसके लिए यूज करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं, जो हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि रिकॉम्बिन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने बैक्टीरियल सेल है, हमने वेक्टर डीएनए को, ठीक है, अब जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर सामान शिफ्ट होना है, ठीक है, तो हमने ट्रक के अंदर सामान भरा, ठीक है, और आगे वाला बंदा इंतजार कर रहा है कि जो लोडेड ट्रक है वो आएगा। तो एक बात बताओ, जब सामान ही ढंग से ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आगे पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही लोड नहीं हुआ है, ठीक है, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही लोड नहीं हुआ है और ट्रक के अंदर, तो आगे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है पहले तो वेक्टर डीएनए के साथ अटैच हो जाए और फिर आगे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये वाली कहानी, अब होस्ट सेल को भी तो ये पता होना चाहिए ना कि इसके पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है या नहीं। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया नहीं है तो उस होस्ट सेल को लार्ज स्केल के ऊपर कल्चर करने का फायदा क्या है? ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया पूरी की पूरी कहानी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जैसे एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, केनियामाइसिन हो गया, ठीक है, ये किसकी तरह यूज करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। नॉर्मल इकोलाई डू नॉट शो रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक, ऑलराइट। और इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा आपको समझाऊंगी। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ, कि यही मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये क्या है? मतलब प्लाज्मिड है, ऑलराइट। ये है प्लाज्मिड। नॉर्मल जो वेक्टर है बेटा, हम जैसे कि PBr322 की बात कर रहे हैं, PBR हम 322 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, किसके लिए? यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसके लिए? GAATTC के लिए। यहाँ पे एक और रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC के लिए। यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसके लिए? GAATTC के लिए, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे इसके लिए इकोलाई जो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, यहाँ पर G और A के बीच में कट लगा देगा, यहाँ पर G और A के बीच में कट लगा देगा, यहाँ पर G और A के बीच में कट लगा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, तो जो जीन क्लोनिंग है ना वो एक कम्बरसम प्रोसेस बन जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर अगर वो इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर BMH1 के लिए भी है तो अच्छी बात है, ये यहाँ पर SMA1 के लिए भी है, अच्छी बात है, यहाँ पे PHT1 के लिए भी है, ठीक है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना गुड, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई तो बेटा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और जो जीन क्लोनिंग है ना वो एक कम्बरसम प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं पे बात हो रही है बेटा कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए विद द वेक्टर इज अ प्रेफरेबल फीचर। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन सीक्वेंस विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, जो जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग एक टफ प्रोसेस बन जाएगी। द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए, ठीक है, एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैरिड आउट बाय द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, ठीक है, मतलब जो फॉरेन जो डीएनए है होस्ट सेल के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको, पूरी की पूरी कहानी जो इससे पहले हमने ये पढ़ी थी, और बेटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से होता है, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। पूरी की पूरी कहानी मैं आपको, ये पूरा का पूरा जो वेक्टर वाला जो पार्ट है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बात देख लो, PBr322 की जो स्ट्रक्चर है, P यानी कि प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलीवर, R का मतलब ब्रॉड्रिग्यूस, ठीक है। PBr322 मतलब वो नंबर है जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है, ये क्या है बेटा? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके लिए किस किस के पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, BMH1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, SCL1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, PHT1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, PBU फर्स्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है,
PVU सेकंड के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, EcoR1 के लिए, CLA1 के लिए, HindE3 के पास है, ठीक है। और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस है BMH1 के लिए और SAL1 के लिए, और एम्पिसिलिन के लिए एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन है इसके पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस है PVU फर्स्ट के लिए एंड PST फर्स्ट के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं वो पूरी की पूरी कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सी मैं आपको बात समझा रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल बात क्या है बेटा, जैसे कि ये एक हमारे पास PBR है, ठीक है, ये है हमारे पास PBR 322, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, हाँ या ना, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मैं बात करूँ इकोलाई के पास, तो इकोलाई के पास कोई भी इकोलाई डज नॉट शो एनी रेजिस्टेंट टू और एनी ऑफ द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस साइट BAMH1 साइट के ऊपर क्या किया बेटा, लाइगेट कराया, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अपना पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं नहीं लाइगेट कराती, नहीं इंसर्ट कराती, तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी था और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी था, तो ये जो सेल है दोनों ही मीडियम के अंदर ग्रो कर पा रही थी, ठीक है, दोनों ही मीडियम के अंदर ये ग्रो कर पा रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट इंसर्ट कर दूं, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो गया। अब अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर यहाँ पर खत्म हो गया तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर तो ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब अब ये कोई भी रेजिस्टेंट शो नहीं करेगा टुवर्ड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करेगा। तो किस तरीके से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्प करते हैं पहचानने में। तो सबसे पहले जैसे सपोज मैं 3 केस आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। एक तो ये है केस, ठीक है, दूसरा केस ये है और तीसरा केस यहाँ पर ये है, ऑलराइट। तो ये हो गया फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया है और ये क्या हो गया बेटा, थर्ड केस, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल जो सेल है, ये बैक्टीरियल सेल के इसका खुद का क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके पास अब कोई भी बेटा प्लाज्मिड यहां पर, जैसे कि कोई भी यहां पर प्लाज्मिड यहां पर नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसका खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और यहां पर प्लाज्मिड आया है, ठीक है, यहां पर प्लाज्मिड आया है और यहां पर बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। लेकिन इसके पास अपना कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर नहीं है, ऑलराइट। अगर मैं बात करूं कि ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, भाई ये क्या है, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ये भी बैक्टीरियल सेल है, लेकिन इसके पास बेटा ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो अपना क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। अब देखो अगर हम इसको ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे, तो ये दोनों के अंदर ही ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो ये कोई भी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल यहां पर हम बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बेटा इस सेल को क्या करूं, अगर मैं इस सेल को अब एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अगर इसको फिर मैं बेटा टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं, तब भी ये सेल ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो बेटा ये सेल अब क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेंट तो है, क्योंकि इसके पास बेटा ये प्लाज्मिड आ गया है, लेकिन इस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट
नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर अगर मैं इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं, अगर मैं इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं तो ये ग्रो होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अगर मैं बेटा इसको अब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं, अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करूं तो बेटा ये ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं ग्रो होगी बेटा, ये ग्रो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उसका खत्म हो गया, क्योंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। तो अब इस सेल को हम क्या बोलेंगे, अब हम इस सेल को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बाद में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, दूसरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने बता दिया कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो भाई अगर हम इसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इसको कल्चर करने का फायदा क्या है, मेरी बात बताओ। जब भाई इसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसके पास नहीं है, तो इन सेल को कल्चर करने का फायदा क्या है। कल्चर तो हमें इस सेल को करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये साइमल्टेनियसली अगर हम कल्चर कर रहे हैं टू एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर, तो बेटा इट्स ए कम्बरसम प्रोसेस। तो इस तरीके को किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं, किस तरीके से आसान कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास एक और प्लाज्मिड है, दैट इज PUC8, ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, U का मतलब यूनिवर्सिटी, UC का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये क्या करा है बेटा, इसको बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसको बनाया है, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि इसके पास एक लेग जेड जीन है, ठीक है, इसके पास क्या है बेटा, ये एक लेग जेड जीन है, और ये जो लेग जेड जीन है, दिस लेग जेड जीन इज, ये लेग जेड जीन है, ठीक है, एंड दिस लेग जेड जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बेटा, जो लैक्टोज है इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोज है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है, आयोडीन के साथ क्या करके रिएक्ट करके ये ब्लू कलर देगा। तो कहने का यहां पर मतलब क्या है, यहां पर हम किस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि जो सेल है वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, आप देखो, अगर हम अपना लेग जेड जीन अगर सही सलामत है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अगर इसको हम एक सबस्ट्रेट दे दे लैक्टोज, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, ठीक है। अब अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर इंसर्ट कर दूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं यहां पर इंसर्ट कर दूं, यानी कि अगर यहां पर इंसर्ट कर दूं, तो इसका मतलब कोई भी लेग जेड जीन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर लेग जेड जीन यहां पर देखने को नहीं मिला तो इसका मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो इसका मतलब जो लैक्टोज है वो किसके अंदर नहीं कन्वर्ट होगा, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर नहीं कन्वर्ट हुआ तो जो ग्लूकोज है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं देगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर यहां पर नहीं देगा। तो ये मेरी बात समझो कि अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंसर्ट कर दिया तो लेग जेड जीन काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये चीज क्या कहलाएगी, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये चीज क्या कहलाएगी बेटा, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाएगी, ठीक है, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाएगी कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंसर्ट कर दिया, लेग जेड जीन यहां पर नहीं बना, बीटा गैलेक्टोसाइड
ग्लूकोसाइडेज यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, तो जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, और ये जो ग्लूकोज है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या नहीं देगा बेटा, ब्लू कलर। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट? भाई अगर हमें ब्लू कलर कॉलोनीज मिल गई, अगर बेटा हमें ब्लू कलर कॉलोनीज मिल रही हैं, तो ब्लू कलर कॉलोनीज कब मिल रही हैं? जब हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेफ है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेफ है क्योंकि लेगजेड जीन सेफ है। लेगजेड जीन सेफ है क्योंकि इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर हमें व्हाइट कलर कॉलोनीज मिल रही हैं, व्हाइट कलर कॉलोनीज मिल रही हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, यही रिकॉम्बिनेंट है। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? ब्लू कलर कॉलोनीज या फिर व्हाइट कॉलोनीज, व्हाइट कॉलोनीज मिल रहे हैं क्योंकि लेगजेड जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम नहीं कर रहा है क्योंकि लेगजेड जीन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लेगजेड जीन इसीलिए इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि वहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे इंसर्ट कर दिया। तो दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी बेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आरओपी क्या होता है बेटा? रिप्रेसर ऑफ प्राइमर होता है, जो पीवी सेकंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा। इट हैज मतलब प्रोटीन दैट कोड फॉर रेप्लिकेशन इन द प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड वेक्टर हो गया। एक्स्ट्रा प्लाज्मिड का मतलब क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोमल। ठीक है, और दे हैव 1 और 2 कॉपीज पर सेल और इवन 15 to 100 कॉपीज पर सेल। इसके अलावा भी हमारे पास प्लाज्मिड है। कौन कौन से प्लाज्मिड है? जैसे कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल ईस्ट क्रोमोसोम, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के अंदर लैम्डा फेज और M13 फेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये भी वेक्टर है। और दूसरा जो वेक्टर है बेटा, दैट इज प्लांट्स के अंदर जो हम वेक्टर यूज करते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, जो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया क्लोनिंग वेक्टर और कौन कौन से बेटा? क्लोनिंग वेक्टर बेटा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन है, जिसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन यूज होता है वेक्टर इन केस ऑफ प्लांट्स, और रेट्रोवायरस यूज होता है वेक्टर इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेटा लेगजेड जीन वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अगर ब्लू कॉलोनीज मिल रही है इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर बेटा यहां पर व्हाइट कॉलोनीज मिल रही है इसका मतलब हमारे पास हमारा एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया है, लेगजेड जीन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उस जगह पर हमारे पास क्या आ गया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। ऑलराइट, और हमें क्या मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस है जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देखो, टीआई प्लाज्मिड के पास एक टीडीएनए होता है। ठीक है, ये जब टीडीएनए है बेटा प्लांट के बैक्टीरियल जो प्लांट के क्रोमोसोम का पार्ट बनता है, प्लांट के क्रोमोसोम का अगर पार्ट बनता है तो प्लांट सेल ऐसे केमिकल बनाती है जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये ग्रो करने लगता है और बेटा नोड्यूल्स बना देता है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर टीडीएनए की जगह अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंसर्ट कर दे तो ना तो बीमारी होगी, ठीक है, और हमें मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज यहां पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो रेट्रोवायरस है बेटा वो एनिमल सेल के अंदर यूज किया जाता है। जो रेट्रोवायरस है ये भी डिजीज कॉज करेगा, लेकिन इसकी जो डिजीज कॉजिंग जो जीन है इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा और वहां पर हमारा अपना जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इंसर्ट किया जाएगा। रेट्रोवायरस का यूज बेटा आप आगे वाले चैप्टर जीन थेरेपी के अंदर, एक जीन थेरेपी कॉन्सेप्ट है बेटा, वहां पर आप यहां पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, पीबीआर 322 ये वेक्टर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मतलब बाहर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे एंजाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, हमने वेक्टर्स का यूज कर लिया, उसका व्हीकल हमने रेडी करा दिया। कौन कौन सी इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो हमने वो देख ली।
अब हमें अपने कॉम्पिटेंट जो सेल है इसको मनाना पड़ेगा, जो कॉम्पिटेंट जो सेल है, जो होस्ट सेल है बेटा, इसको मनाना पड़ेगा। ये इसी तरीके से, ऐसे ही फालतू कोई भी कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, वो अंदर अपने आने वाले गेस्ट को मतलब नहीं बुलाएगी, ऐसे ही आसान तरीके से इसको मनाना पड़ेगा। क्या तो प्यार से मान जाओ या फिर मतलब डांट से मान जाओ। तो सबसे पहला जो मेथड है बेटा दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो किसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है, एनिमल सेल के लिए यूज किया जाता है। बायोलिस्टिक और जीन गन बेटा मेथड ये प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट सेल आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी पार्टिकल, ठीक है, वो कौन से, गोल्ड और टंगस्टन कॉटेड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो गोल्ड जो टंगस्टन है बेटा, ये लोड कर दिया है, ये बुलेट्स हैं विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इंसर्ट कर दिया है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट है बेटा हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड के अंदर क्या है, जो सेल है बेटा हमारे पास, बैक्टीरियल जो सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसको पहले तो क्या किया जाएगा, डाइवेलेंट आयंस यानी कि CaCl2 के साथ रिएक्ट किया जाएगा, जो कि इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जैसे कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, ये इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आसानी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, ये किससे मिलके बनी है, ये हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल से यहाँ पे मिलके बनी है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल से मिलकर बनी है। लेकिन जो डीएनए है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए इसको CaCl2 के साथ ट्रीट कराया जाएगा, सो दैट यहाँ पर पोर्स बन गए, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ऑलराइट। और उसके बाद बेटा इसको आइस के ऊपर रखा जाएगा, फिर 40 डिग्री सेल्सियस, ताकि ये जो पोर है बेटा ये बने रहे, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाएगा, ठीक है, हीट किया जाएगा, ताकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाए और दोबारा से इसको आइस के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड है। डिसार्म्ड पैथोजन जैसे कि हमने यूज कर लिया है अभी, कौन सा, मतलब रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन है, ये भी इस तरीके से वेक्टर की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्पिटेंट होस्ट को सेल को हम इस तरीके से कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाएगा किसके लिए, माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, हीट शॉक मेथड हो गया, ठीक है, पहले आइस के ऊपर रखेंगे, हीट के ऊपर रखेंगे, फिर आइस के ऊपर रखेंगे, और आपका डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर, ऑलराइट। इसके अलावा भी जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन है, प्रोटोप्लास्ट को पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट किया जाएगा, ऑलराइट, बहुत सारे मेथड है, लेकिन दीज आर द मेथड दैट्स आर गिवन इन योर NCERT, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया है, डीएनए एक हाइड्रोमोलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इन ऑर्डर टू फोर्स टू टेक अप द एलियन डीएनए इट मस्ट बी मेड अप ऑफ कॉम्पिटेंट, कैसे, पहले कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाएगा, एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ड्यू टू ट्रांजिएंट पोर्स बनेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस से हीट कराया जाएगा, एंड उसके बाद बेटा जो डाइवेलेंट आयंस तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाएगा, दोबारा से इन पोर्स को ब्लॉक करने के लिए आइस के ऊपर रख दिया जाएगा, दैट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड। जो मैंने आपको बताया था वो यहीं पे लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा कि सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसके फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, एम्प्लीफिकेशन करा लिया उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, ट्रांसफरिंग द एलियन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारे के सारे बेटा स्टेप्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में इफ आई टॉक अबाउट द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है। आइसोलेट किस तरीके से करेंगे भाई, चाहे वो सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, ठीक है। तो पहले हमें डायरेक्ट इसकी आउटर कवरिंग हटानी पड़ेगी,
ठीक है, सेल वॉल को हटाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाओ, एक्स्ट्रा प्रोटीन को हटाओ और आरएनए को हटाओ, फिर हमें डिजायर्ड डीएनए मिलेगा। अब डिजायर्ड डीएनए मिल गया है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन बनाना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, डिजायर्ड जीन को निकाल लेना, अब उसको एम्पलीफाई कराना, एम्पलीफाई कराने के बाद अपना बेटा लाइगेशन करा देना। ठीक है, लाइगेशन करा देना, रिकॉम्बिनेंट बना देना, रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद होल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देना और फिर कल्चरिंग होगी और फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बाद में प्यूरिफाई कर देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आप जो मैंने डिटेल में बताया आप ये कर चुके हैं। तो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सिंस डीएनए इज इनक्लोज्ड विद द मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक आउट द सेल, मतलब सारी की सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर बैक्टीरिया है बेटा तो लाइसोजाइम यूज कर लो, बैक्टीरियल की सेल वॉल उड़ जाएगी। फंजाई के लिए काइटिनेज यूज करो, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज यूज करो, और सेल वॉल कोई एनिमल सेल के अंदर यूज होती नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि लिपिड से मिलके बनी है, लाइपेज यूज कर लो, डिटर्जेंट यूज कर लो, एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसको हटाने के लिए प्रोटीएज यूज कर लो, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज यूज कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास अब क्या मिल गया है, डीएनए। और डीएनए बेटा इसको इन ऑर्डर टू गेट द डीएनए इन द फॉर्म, प्योर फॉर्म, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद लाइक आरएनएज एंड प्रोटीन। उसके बाद ये जो डीएनए है बेटा इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल, जिसकी मदद से डीएनए इज प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स। और इसी प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। स्पूलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, चिल्ड इथेनॉल यूज किया जाता है। तो आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन बन गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली आपने सारी वर्किंग पढ़ ली है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन और आइसोलेशन के लिए हमें यूज करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का हम यूज करते हैं कि जो भी फ्रेगमेंट्स बने इन फ्रेगमेंट को सेपरेशन करना है, आइसोलेट करना है और हमें अपना डिजायर्ड डीएनए निकालना है। किस तरीके से होता है बेटा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि एगेरोज जेल लेना विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सीवीड। एगेरोज जेल सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो मेन बेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, एज यू नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो जैसे ही अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये तो हो गया है कैथोड और ये क्या हो गया बेटा, एनोड। एनोड इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चार्ज इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। अब इसको मतलब ऐसे बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम अपना एगेरो जेल पोर करते हैं, पोर करने के लिए थोड़ा सा ठंडा रख देते हैं फिर, और यहाँ पे वेल लगा देते। तो वेल लगाते थे तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर ये वेल यहां पर बन जाते हैं और हम अपना जो डिजायर्ड जो मॉलिक्यूल्स है बेटा इन वेल के अंदर क्या करते हैं बेटा, पोर करते हैं। ठीक है, एज यू नो दैट डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। और ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा, एगेरो जेल। आप देखो कोई भी जाली है, ठीक है, अब जाली है तो नेट लगा हुआ है, तो वहां से जो मतलब एक पतला सा आदमी है वो जल्दी बाहर निकलेगा, जो हेल्दी है बेटा उसको टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से जो छोटे फ्रेगमेंट्स है वो जल्दी आगे पहुंच जाएंगे, जो छोटे जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के वो जल्दी आगे पहुंच जाएंगे, जो बड़े जो फ्रेगमेंट्स है वो क्या रह जाएंगे बेटा, पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जो बड़े जो फ्रेगमेंट्स है बेटा वो क्या रह जाएंगे, यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात यहां पर समझ में आई। तो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है बेटा एगेरो जेल, और नेचुरल पॉलीमर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स थ्रू द सीविंग इफेक्ट। और हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का साइज पहले से ही पता है। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। जब आइसोलेट करेंगे तो एगेरोज जेल भी साथ आएगा। ठीक है, अब एगेरो जेल को रिमूव करना है। ठीक है, पहली बात तो ये जो डिजायर्ड जो फ्रेगमेंट है ना, अब डीएनए है बेटा एक ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से विजिबल नहीं होगा। इसको विजिबल करने के लिए इट मस्ट बी ट्रीटेड विद द इथाइलिन ब्रोमाइड। ठीक है, डाई से हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, डाई से हम इसको ट्रीट करेंगे और फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट्स। ठीक है, और हमें ब्राइट कलर ऑरेंज बैंड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ब्राइट कलर ऑरेंज बैंड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ऑलराइट, इस तरीके से ये विजिबल हो जाएगा। विजिबल इथिडियम ब्रोमाइड डाई हम यूज करेंगे, फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट। उसके बाद हमें मिलेंगे ब्राइट कलर ऑरेंज बैंड्स। अब
हमें पता चल गया हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट क्या है। अब इसको हम आइसोलेट करेंगे तो बेटा साथ के साथ थोड़ा सा एगेरोज जेल भी आएगा। अब ये जो एगेरोज जो जेल आएगा ये क्या आएगा बेटा, एगेरोज जेल आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, एगेरोज जेल आएगा। और एगेरोज जेल से रिमूव करने वाले जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूशन यहाँ पर हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, ये पूरी की पूरी आपकी जो अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा ये वेल बन गए, इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। हमेशा जो पोर है वो कैथोड की तरफ से होगा, क्यों, क्योंकि तभी तो नेगेटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हमने पोर कर दिया वेल विद द डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो स्मॉलेस्ट है बेटा वो आगे मिलेगा, लार्जर फ्रेगमेंट पीछे मिलेगा। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस के ऊपर या फिर आप डेंसिटी के बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो। स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट फास्टर इट मूव्स बाय द सीविंग इफेक्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द एगेरोस जेल। ऑलराइट, अब ये जेल है बेटा, अब ये मतलब दिखेंगे नहीं फ्रेगमेंट्स क्योंकि ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल है। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद एथिडियम ब्रोमाइड डाइड और एक्सपोज किया जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। और ब्राइट कलर ऑरेंज बैंड दिखेंगे और रिमूव द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल, और इस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलते हैं। एंड द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब इनको लार्ज नंबर, अब हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया। अब इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हमने एम्पलीफाई करा लेना है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज हमें मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ टेक्निक दैट इज नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, पीसीआर का हम यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीन मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो न्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमरेज चाहिए जो कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, प्राइमर चाहिए बेटा, 2 प्राइमर चाहिए जिनकी जो सीक्वेंस है, जो सिंगल जो स्टैंडर्ड डीएनए उनकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। 2 सेट ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। टेक पॉलीमरेज चाहिए। आप देखो जो भी टेक पॉलीमरेज का मतलब क्या है, टेक पॉलीमरेज भाई एंजाइम है, ठीक है। नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है, लेकिन जो स्टेप्स है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, जैसे कि डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम नहीं करेगा। अगर नॉर्मल पॉलीमरेज डीएनए काम नहीं करेगा तो क्या होगा, तो बेटा हमें चाहिए एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रह सके, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या रह सके बेटा, एक्टिव रह सके। तो ऐसा जो बैक्टीरिया जो एंजाइम है टेक पॉलीमरेज, ये ऐसे बैक्टीरिया से आइसोलेट होगा जिसको हम थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं, जो एक्टिव रहेंगे ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है। इंड्यूस द डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑलराइट, तो भाई अब ऐसा जब बैक्टीरिया जो हाई स्टेप मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर एक्टिव रहेगा तो इसका मतलब उसके अंदर पाए जाने वाला जो एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहेगा। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, तो जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। टी मतलब थर्मस, टी मतलब थर्मस और ए क्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्वेटिकस, ठीक है। टी मतलब थर्मस और ए क्यू का मतलब एक्वेटिकस से हम ऑब्टेन करते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पर ये एक्टिव रह सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जीनोम डीएनए की, टेम्पलेट डीएनए फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पहला होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन बेटा हाई टेम्परेचर पे होगा, अराउंड 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, अराउंड 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, ठीक है। अब इसको हम हीट करेंगे तो जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए बेटा ये सिंगल स्टैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्राइमर है बेटा इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। और ऑलवेज जो प्राइमर्स है बेटा वो ऐड कहां पर होंगे, 3 प्राइम एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। जो 3 प्राइम एंड है बेटा उसके ऊपर ये ऐड होंगे। ऑलराइट, और आगे जो थर्मस जो एक्वेटिकस है बेटा, थर्मस टी ए क्यू पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकस जो पॉलीमरेज जो एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज टेक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करेगा। ऑलवेज कब ऐड करेगा बेटा, 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, ठीक है।
3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड ये क्या करेगा बेटा, ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप देखो ये प्राइमर है, कहां पर ऐड हुआ, 3 प्राइम एंड के ऊपर। ये प्राइमर है बेटा, कहां पर ऐड हुआ, 3 प्राइम एंड के ऊपर। और ये जो प्राइमर है बेटा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ऐड कौन करेगा, मतलब जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ तो 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, ये जो ग्रोइंग है इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होंगे और इस तरीके से हमें मल्टीपल कॉपीज 30 साइकिल अगर होती हैं बेटा, अगर तो हमें कितने मिलती है, 1 बिलियन टाइम्स हमें क्या मिलती हैं, कॉपीज मिलती हैं। ठीक है, अब द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ टू बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर द फर्दर क्लोनिंग। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें आइसोलेशन किया डीएनए का, डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट लिया, उसको सेपरेशन और आइसोलेट किया। अब जो डिजायर जो डीएनए फ्रेगमेंट इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद बेटा अब हम आसान तरीके से लाइगेशन करा सकते हैं विद द ligation of this DNA fragment with the vector to form a recombinant molecule। अब ये recombinant DNA molecule आ गया। अब इस recombinant DNA molecule को बेटा अब हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और होस्ट सेल को मतलब पहले क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड हो गया, ठीक है, और बायोस्टिक जीन गन मेथड हो गया, डायरेक्ट हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड हो गया। ऑलराइट, जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गया अब वो सारा का सारा बेटा आ जाता है। जब ऑब्वियसली जब रिकॉम्बिनेंट होगा तभी तो हम उसको कल्चर करेंगे ऑन ए लार्ज स्केल। उसके बाद कल्चरिंग करना है इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का, और इस कल्चरिंग को बेटा हम बायोसिंथेटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, कल्चरिंग को बेटा बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो सबसे पहले ना हम लेबोरेटरी के अंदर करके देखेंगे कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल भी रहा है या नहीं। तो बेटा देखो हर स्टेप पर चेक कर रहे, पहले तो हमने यही चेक कर लिया कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, ठीक है, होस्ट सेल के पास वो पहुंचा है या नहीं, ठीक है। अब फिर भी हम लार्ज स्केल पे कल्चर करने से पहले हम पहले थोड़ा सा बेटा लेबोरेटरी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर ट्राई करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर करेंगे, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर करेंगे। ऑप्टिमल कंडीशंस इतनी पॉसिबल नहीं है, हमारा काम तो यहाँ पर देखना है कि भाई हमें प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं। जब एक बार लेबोरेटरी के अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो बेटा अब आ जाओ बायोरिएक्टर्स पर। बायोरिएक्टर्स यानी कि जिसको आप फर्मेंटर्स भी बोलते हो, और जिसकी मदद से हमें लार्ज नंबर पर हमें प्रोडक्ट मिलता है। लार्ज वॉल्यूम अराउंड 100 से 1000 लीटर कैन बी कल्चर्ड, ठीक है। ऑप्टिमल कंडीशंस यहां पे मिलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, प्रॉपर स्टेराइल एयर यहां पर मिलती है, प्रॉपर सारी की सारी कंडीशन मिलती हैं, और लार्ज स्केल के अंदर बेटा हमें यहां पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि बायोरिएक्टर्स क्या है, ये लार्ज वेसल्स है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन सेल एंड प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सॉल्ट हो गया, वाइटामिन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टेरर्ड टाइप। ठीक है, कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स क्या है बेटा, स्टेरर्ड टाइप है। ठीक है, मतलब स्टेरर टाइप भी होता है बेटा और स्पार्जर टाइप भी होता है। तो देखो सिलेंड्रिकल और कर्व्ड बेस, मतलब सिलेंड्रिकल होगा विद कर्व्ड बेस जो कि मतलब मिक्सिंग को हेल्प करेगा। स्टेरर होता है फैसिलिटी वन मिक्सिंग और ऑक्सीजन, ताकि पूरी की पूरी बेटा जो ऑक्सीजन है पूरे चैम्बर के अंदर फर्मेंटर तक पहुंचे। एजिटेटर सिस्टम होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोलिंग सिस्टम, फॉर्म ब्रेकर होता है, और सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, टू विड्रॉ सैम्पलिंग पोर्ट्स टू विड्रॉ द स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर पीरियोडिकली। ठीक है, ऑलराइट। तो दो बेटा यहाँ पर मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट कॉमनली सिंपल स्टरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर होता है। सिंपल स्टरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, ये स्पार्जर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर होता है। ठीक है, स्पार्जर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। ऑलराइट, तो देखो इसके अंदर बेटा जैसे कि सारी की सारी चीजें हैं, प्रॉपर ऊपर मोटर लगी हुई है। जब ये पूरा का पूरी चीज बेटा जब रोटेट होती है तो फॉर्म बन जाता है, तो फॉर्म बन जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए फॉर्म ब्रेकर होता है। एसिड पीएच कंट्रोलर सिस्टम होता है, स्टेराइल एयर इसके अंदर जाती है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होता है जो कि बेटा घूमता है बहुत अच्छे तरीके से ताकि मिक्सिंग हो जाए, और नीचे से स्टेराइल एयर जाती है। स्पार्जर के अंदर बेटा, स्पार्जर मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन जाती है बेटा, स्पार्जर की मदद से ये ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं बेटा ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन अच्छे से जाए। ये है आपका
डिस्पर्जर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। दो टाइप का सिस्टम होता है, कल्चर सिस्टम और दूसरा ओपन कल्चर सिस्टम और कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। देखो, यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड while fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiological most active log phase। ठीक है, लार्जर बायोमास हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। देखो कहने का क्या मतलब है, एक तो बेटा ओपन कल्चर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बैच कल्चर। ओपन कल्चर के अंदर क्या होगा कि मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल आप डालो एक साइड से और दूसरी साइड से बेटा वहां से आपको क्या मिलेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स है वो निकालते रहो। तो इसका मतलब हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज की ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, बैच कल्चर के अंदर क्या होगा बेटा, जितना भी एक बार आपने जो भी डालना है, मटेरियल डालना है, रॉ मटेरियल डालना है, एक बार डाल दो, उसके बाद बेटा उसके बाद में ही आप उसको ओपन करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले जो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं मिले सेल को तो वो ग्रो करी, लेकिन आगे में जाके वो बेटा इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। जब तक मिला ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स बंद हो गए तो बेटा स्टैग्नेंट ग्रोथ होगी, इसके आगे हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट जो प्रोसेस है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, जिसके अंदर सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है बेटा, सेपरेशन होता है एंड प्यूरिफिकेशन होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, और सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फ्रॉम हेट्रोलोगस होस्ट। देखो हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन जीन है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर यही ह्यूमन प्रोड्यूसिंग, हम तो इसके नेचुरल होस्ट हुए, यानी कि हम होमोलोगस होस्ट हुए। ठीक है, लेकिन अगर यही जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है ह्यूमन की सेल से आइसोलेट करके अगर मैं बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दूं और वहां पे मतलब डाल दूं, तो इसका मतलब जो बैक्टीरियल जो है बेटा सेल है उसके अंदर नेचुरली तो ये जीन प्रेजेंट नहीं होता, हमने आर्टिफिशियली डाला है ना। तो अब ये जो सेल है बेटा ये क्या हुई, हेट्रोलोगस होस्ट हुई। ठीक है, तो प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे डाले जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होगा प्रॉपर। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इन क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग अवे फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड फॉर मार्केटिंग एट अ फिनिश प्रोडक्ट। अब हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है, पूरा का पूरा तैयार है मार्केट में जाने के लिए। अगर कोई दवाई वगैरह है, ठीक है, कोई हमें वैक्सीन वगैरह हमने बनाए तो उसका प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ही मार्केट के अंदर बेटा अवेल कराया जाएगा। ऑलराइट, तो रिवीजन क्या होगा बेटा, आपका रिवीजन के अंदर हमने सबसे पहले टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करा। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा हमने तीन चीजें बहुत अच्छे से करी। ठीक है, तीन चीजें हमने बहुत अच्छे से करी, यानी कि हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा और हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और हमें कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ा। अब जो एंजाइम्स के अंदर बेटा हमने सारे के सारे एंजाइम्स कर लिए थे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारा जो मेन जो फोकस है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे रहा। वेक्टर के अंदर बेटा हमने मेन जो पढ़ा वो PBr 322 के में पढ़ा और कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ा है। कॉम्पिटेंट होस्ट के बाद हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेन पढ़ा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, और बेटा एक अलग से जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी यही है कि पहले एंजाइम्स को यूज कर लिया, प्रॉपर DNA मिला, हमें डिजायर्ड DNA सेगमेंट मिला, उनको आइसोलेट करा लिया। ठीक है, आइसोलेट मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से, उसका फिर हमने क्या करा लिया बेटा, एम्पलीफाई करा लिया PCR की मदद से। एम्पलीफाई कराने के बाद हमने अपने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या बेटा हमें कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डालना है जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बायोरिएक्टर्स यानी कि फर्मेंटर जो हमें लार्ज क्वांटिटी के ऊपर प्रोडक्ट देंगे। अब लार्ज पे लेने से पहले बेटा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो इसलिए हमें अपना लेबोरेटरी के अंदर वो मतलब कल्चर करके देखते हैं कि हमें अपना डिजायर प्रोडक्ट मिल रहा है यानी स्मॉल स्केल के अंदर। ठीक है, लास्ट जो स्टेप है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, तो कंप्लीट टाइप की बायोटेक्नोलॉजी बेटा यही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपका होमवर्क क्या है, तो होमवर्क के अंदर आपको बताना है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। ठीक है, आपको बताना है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपने बताना है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसने डिस्कवर की। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसने डिस्कवर करी, और आपको बताना है एक लास्ट क्वेश्चन कि ब्लंट एंड्स क्या होते हैं।
ये 3 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी का आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया है, फटाक से आपका रिवीजन हो गया है, सारे के सारे पॉइंट्स बेटा मैंने कवर करने का ट्राई किया है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।